प्यारे बच्चों, आपका सेकेंड ईयर सिविल में स्वागत है। मैं चैप्टर 4 यानी कि लेवलिंग के विषय में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि लेवलिंग यानी कि तलेक्षण किसे कहा जाता है? टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड exactly their location to be determined, that is their height oblique depth with reference to some certain point is called leveling. certain point क्या होता है? ठीक है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि certain points होता है। ये certain point कहलाता है डेटम। ठीक है, ये डेटम क्या है? ये काल्पनिक तल है जो समुद्र तल से लिया गया है। तो फिर से वापस हम पुनः परिभाषा आपको बता रहे हैं। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड एग्जैक्टली देयर लोकेशन टू बी डिटरमाइंड, दैट इज देयर हाइट ऑब्लिक डेप्थ विद रेफरेंस टू सम सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड लेवलिंग। सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड डेटम। डेटम क्या होता है? ये काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल से ली गई है, जिसे हम MSL यानी कि मीन से लेवल कहते हैं। अब यहाँ पे इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं, दो काम करते हैं। ठीक है, एक आपका होता है, ठीक है, कि सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें भूमि पर स्थित बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई किसी ज्ञात संदर्भ तल से करते हैं, आपका तलेक्षण कहलाता है। पहला, सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें भूमि पर स्थित बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई किसी ज्ञात संदर्भ तल से करते हैं, ठीक है, तलेक्षण समतलन या तलमापी कहलाता है। दूसरा होता है आपका, ठीक है, इसकी सहायता से जो संदर्भ तल होता है, इस संदर्भ तल से किसी वांछित ऊंचाई पे बिंदुओं को स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है या किसी बिंदु को स्थापित किया जा सकता है। पहला कि दो बिंदुओं को बीच हम किसी सर्टेन ऊंचाई से दो बिंदुओं के बीच के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये दो बिंदु क्यों पे हैं? ठीक है, ये हमारा नोन तल, इसके संदर्भ में ये कितने ऊपर या नीचे हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो तलेक्षण कहलाता है, तलमापी कहलाता है, तलमापन। दूसरा, ठीक है, किसी नोन तल से गृहीत तल से किसी ऊंचाई पे स्थित बिंदु को स्थापित करने का प्रयास भी हमारा तलेक्षण, तलमापी या आपका लेवलिंग कहलाता है। ठीक है, ये जो प्रथम है, ये प्रथम का काम जब निर्माण कार्य करते हैं तो उसमें डिजाइन यानी कि अभिकल्पन के लिए करते हैं। डिजाइन यानी कि अभिकल्पन के लिए करते हैं, जैसे कि हमको अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो वो सब किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वहाँ कितनी मिट्टी काटनी पड़ेगी, ये सब वो आप उसको जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो होता है, ठीक है, गृहीत तल से, उस संदर्भ तल से वांछित ऊंचाई पे बिंदु को हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो इसे कहते हैं हम, ठीक है, लेआउट करना। निर्माण कार्यों में जो लेआउट का कार्य होता है, वो लेआउट का कार्य हम करने का प्रयास करते हैं। अब आता है आपके पास पर्पस, यानी कि उद्देश्य क्या होता है तलेक्षण का, आपको उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, पर्पस, डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, परिभाषा क्या है? रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड एग्जैक्टली नो देयर पोजीशन टू बी डिटरमाइंड, दैट इज हाइट ऑब्लिक डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू सम सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड लेवलिंग। और वो सर्टेन पॉइंट आपका डेटम यानी कि MSL होता है। ठीक है, पहला आपके पास आता है सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें भूमि पर स्थित बिंदुओं की गहराई या ऊंचाई का पता लगाया जाता है संदर्भ तल से, आपका तलेक्षण, तलमापन या समतलन कहलाता है। दूसरा पॉइंट, इसकी सहायता से संदर्भ तल से किसी वांछित ऊंचाई पे किसी बिंदु को स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, पहला जो होता है वो निर्माण कार्यों में डिजाइन यानी कि अभिकल्पन के लिए किया जाता है। दूसरा होता है वो निर्माण कार्यों में लेआउट के लिए किया जाता है। पर्पस, हमें निम्न उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। पहले जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, ठीक है, उनकी उच्चता ज्ञात हो जाती है। पहला क्या है? जो पॉइंट्स होते हैं क्षेत्र में फैले हुए डिफरेंट पॉइंट, इनकी उच्चताएं हमको उस संदर्भ तल के सापेक्ष प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है,
किसी ऊंचाई पे दिए गए बिंदु को स्थापित करना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बिंदु यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, तो इस बिंदु को यहाँ पे इसकी तुलना में स्थापित करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तीसरा हमारे पास होता है, ठीक है, कि हम कंटूर मैप बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि समुच्च नक्शे का निर्धारण कर देते हैं। क्या होता है समुच्च नक्शे? क्या होता है? क्षेत्र में फैले हुए तमाम समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले, ये क्षेत्र में फैले हुए तमाम उच्चता के, मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये क्षेत्र में फैले हुए विभिन्न उच्चताओं के बिंदु हैं। समुच्च रेखाएं क्या होती हैं? ठीक है, जब समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाया जाता है, ठीक है, यानी कि दो वालों को मिलाने से बनने वाली रेखा हमारी समुच्च रेखा कहलाती है। तो ये कंटूर मैप हम आसानी से इस जो हमें पाठ्यांक मिलते हैं उससे हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर चौथा, हमारा सरफेस कैसा है, यानी कि जमीन का तल ऊबड़ खाबड़ है, समतल है या पूरा पहाड़ी है, ये सब चीज़ें हमको पता लग जाती हैं तलेक्षण के द्वारा। पांचवा पॉइंट आपके पास होता है, ठीक है, आप सड़क के निर्माण में जब जाते हैं तो बहुत सारी आपकी रेखाएं मिलती हैं, ठीक है, जिन्हें हम अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है? सड़क की मध्य रेखा को जानने का प्रयास करना, जिसके दोनों तरफ चौड़ाई में डेवलप करते हैं, हम सड़क का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है अलाइनमेंट। तो हम इनकी सहायता से अलाइनमेंट यानी कि सड़क के संरेखण का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट का, ये अलाइनमेंट यानी कि संरेखण करते हैं। छठा, ठीक है, अगर आपके पास रिजर्वायर है यानी कि जलाशय है, ठीक है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, यानी कि वॉल्यूम यानी कि आयतन, उसमें कितना पानी आ सकता है, इसको आसानी से हम जान सकते हैं। फिर आपके पास है कि दो बिंदु एक दूसरे से विजिबल हैं कि नहीं है, यानी कि अंतर्दृश्य हैं या नहीं, इसकी जानकारी हम पता कर लेते हैं। ठीक है, आठवां, जो हम रेल मार्ग बनाने जाते हैं, सड़क मार्ग बनाने जाते हैं या किसी जलीय संरचना का निर्माण करने जाते हैं, तो उसमें कितना हम मिट्टी काट सकते हैं या कितने मिट्टी का भराव कर सकते हैं, अर्थात कटिंग एंड फिलिंग। ठीक है, इसका निर्धारण हम आसानी से कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप चाहें तो जब हमारे पास क्षेत्र के बिंदुओं की उच्चताएं होती हैं, ठीक है, तो हम किसी नक्शे का क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है, यानी कि अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, और अनुदैर्ध्य काट हम काट सकते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई मैप मिला हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बिंदुओं की आपके पास उच्चताएं दी गई हैं। इन उच्चताओं को आप कैसे जानेंगे? मान लीजिए ये कोई सड़क आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इससे से पाठ्यांक लिए गए हैं। एक आपको यहाँ पे लिया गया होगा कुछ मीटरों की दूरियों पे, और फिर इनके लंबवत कुछ पाठ्यांक लिए गए होंगे। ठीक है, इस तरह से करके तो सड़क की लंबाई पे को जब जानने का हम प्रयास करेंगे इनके तलों को अंतर को देखते हुए, तो इस तरह का जो चीज़ आएगा, ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आता है। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन में ये भी क्रॉस सेक्शन आपका ये होगा बीच का, फिर इधर 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, ठीक है, मान लीजिए उनकी उच्चता है, तो इनसे आप ये कर लेते हैं, तो ये आपके क्रॉस सेक्शन के विषय में आपको पता चल जाता है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। ठीक है, यानी कि सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ लेवलिंग। ठीक है, यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, तलेक्षण के सिद्धांत आपके क्या है। ठीक है, तलेक्षण कार्य में आप सबसे पहले क्या करते हैं, लेवल उपकरण का प्रयोग करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लेवल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक क्षैतिज इमेजरी क्षैतिज रेखा स्थापित करते हैं। उस क्षैतिज रेखा को, जो क्षैतिज रेखा हम ये हमारी इमेजिनरी आपकी लाइन होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, आपकी
एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन होती है उसके सहायता से आप काल्पनिक एक क्षैतिज रेखा तैयार करते हैं, ठीक है। इस काल्पनिक रेखा को हम लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा कहा जाता है, ठीक है। इस काल्पनिक क्षैतिज रेखा के संदर्भ में, ठीक है, वांछित बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई, ठीक है, वांछित बिंदुओं की आपकी, ठीक है, डेप्थ या गहराई या ऊंचाई किसी नून तल के संग, हाँ, ठीक है, क्या कहते हैं? किसी बिंदु की वांछित ऊंचाई या गहराई, ठीक है, इस पे गज पाठ्यांक रख के किया जाता है, तो ये कहलाता है हमारा लेवलिंग। फिर समझिए क्या कहते हैं? तलेक्षण कार्य में क्या होता है? एक लेवल इंस्ट्रूमेंट यानी कि लेवल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से एक इमेजिनरी लाइन यानी कि काल्पनिक रेखा तैयार की जाती है, ठीक है। यह काल्पनिक रेखा आपकी क्या होती है? क्षैतिज होती है। यह क्षैतिज रेखा आपको क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। इस दृष्टि रेखा के संदर्भ में किसी बिंदु की वांछित ऊंचाई या गहराई जानने के लिए, मान लीजिए ये हमारी तल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना ऊपर या नीचे है ये तल, ठीक है, जानने के लिए यहाँ पे लेवलिंग स्टाफ यानी कि गज रख के पाठ्यांक भरते हैं, ठीक है। यही कहलाता है हमारा आपका लेवलिंग का सिद्धांत, यानी कि किसी नून तल पे, ठीक है, गज रख के इस लिखनी हुई लाइन ऑफ साइट से जो गज पठन पाठन किया जाता है वही आपका तलेक्षण कहलाता है। तलेक्षण के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार जो आपका तलेक्षण लेवलिंग है, इसके अनुसार अगर आपके पास किसी बिंदु का पाठ्यांक अधिक है और किसी का कम है, ठीक है, तो जिसका पाठ्यांक अधिक होगा वो पहले वाले की तुलना में नीचे आपका स्थित होगा। जैसे आप ये देखिए, ये मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु ए है, ठीक है, और ये कोई बिंदु है आपके पास बी। आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ खड़ा किया है लेवल मशीन को, ठीक है, इससे आपने एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा निकाली हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टाफ रखा, ठीक है, और इस पे आपने पाठ्यांक पढ़ लिया, ये आ गया मान लीजिए 2.450, ठीक है। इसी लाइन ऑफ साइट से आपने बी पे पढ़ा है और ये आ गया आपके पास 2.250, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? 2.450, 2.250, दैट इज 0.02, हाँ, यानी कि ए और बी में डिफरेंस आपका 0.2 मीटर का है। ये 0.2 मीटर क्या कह रहा है? ए बी की तुलना में 0.2 मीटर नीचे है या बी ए की तुलना में 0.2 मीटर ऊंचा है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि लेवलिंग में आपको अगर पाठ्यांक, दो पाठ्यांक मिल रहा है, जिसका पाठ्यांक बिंदु का अधिक होगा वो पाठ्यांक कम पाठ्यांक वाले बिंदु से उतना ही नीचे होगा या दूसरा बिंदु उतना ऊपर होगा, ये आपका काम होता है। अब इसके बाद से आपके पास आता है कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। इन टर्म्स के विषय में आपको जानना होगा, शब्दावली के विषय में आपको जानना होगा। सबसे पहले जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, टर्म्स यूज्ड इन लेवलिंग, ठीक है, यानी कि तलेक्षण में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? सबसे पहले आता है हम लोग पास लेवल सरफेस, ठीक है, यानी कि समतल सतह, ठीक है, ये क्या होता है। दूसरा होता है लेवल लाइन, ठीक है, यानी कि समतल रेखा आपके पास आता है। फिर आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, यानी कि क्षैतिज समतल आपके पास क्या होता है, ये शब्द आपके पास आता है। फिर आ जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखा आपके पास आती है। फिर आपके पास आता है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल किसे कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल किसे कहते हैं।
फिर आता है आपके पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, ठीक है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा के पास आपके पास आता है, ठीक है, आपके पास वर्टिकल एंगल, ठीक है, यानी कि आपका ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है, वर्टिकल एंगल, ऊर्ध्वाधर कोण क्या होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है, ठीक है, डेटम सरफेस आर, डेटम लाइन, गृहीत तल इसे बोला जाता है, ठीक है, ये गृहीत तल क्या होता है। फिर आपके पास आता है रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल यानी कि समानित तल आपका क्या होता है। फिर आपके पास आता है, ठीक है, बेंच मार्क, फिर आपके पास आता है बेंच मार्क, ठीक है, ये आपके बीएम कहे जाते हैं, इन्हें हम तलचिन्ह कहते हैं, ठीक है। ये तलचिन्ह आपके जो होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। पहला आपके पास होता है जीटीएस ग्रेड टेक्नोलॉजी सर्वे बेंचमार्क, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट पीबीएम परमानेंट बेंचमार्क, तीसरा होता है टेम्पोररी बेंचमार्क और चौथा होता है आपके पास आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, ठीक है। ये इसके अलावा भी और भी शब्द हैं, जैसे कि आपका स्टेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बैक साइड क्या होता है, फॉर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस साइड क्या होता है, टर्निंग पॉइंट्स क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपके सामने आती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे लेवल सरफेस। तो इसके लिए एक मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, इस फिगर पे ध्यान दीजिए। ये आपके पास एक चित्र है, ठीक है। इस चित्र में आपका ये लेवल मशीन है, ठीक है, यहाँ पे आपने खड़ा किया हुआ है, ये आपका केंद्र की ओर जाने वाली रेखा है, ठीक है, ये आपका जमीन है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी लेवल सरफेस यानी कि समतल सतह, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये आपके पास, ठीक है, डायटम लाइन यानी कि गृहीत तल आपके पास है, मीन सी लेवल जिसे कहा जाता है, ये सब है, ठीक है। इसके बाद से आपके पास एंगल थीटा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा है आपके पास, ठीक है, एमएसएल आपका मीन सी लेवल है। अब हम आते हैं लेवल सरफेस यानी कि समतल सतह किसे कहते हैं। ऐसी सतह जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ये एक सतह है, ऐसी सतह जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर आपका स्थित हो। मानिए ये पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होता है, आपका लेवल सरफेस कहलाता है, ठीक है। यह स्थल पे जितने भी बिंदु होंगे उनकी उच्चताएं आपकी समान होंगी, ठीक है। यह एमएसएल जो है, ठीक है, डायटम लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है, इसके आप क्या होता है, समांतर होता है। ये डायटम लाइन है तो इसके ये समांतर होगा, और अगर साहुल लटकाते हैं तो साहुल के लंबवत होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है, आपके लेवल सरफेस यानी कि समतल सतह कहलाते हैं। अर्थात इस सतह पे जितने भी बिंदु होंगे पृथ्वी के केंद्र से, अगर एक बिंदु आपका a मीटर की दूरी पे तो B C D E सभी के सभी आपके 1-1 मीटर की दूरी पे स्थित होंगे, ठीक है। यह मीन सी लेवल जो समुद्री माध्य तल है या गृहीत तल है उसके समांतर होगा, लेकिन अगर साहुल लटकाया जाए तो साहुल के लंबवत होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है लेवल लाइन, समतल रेखा। इस
लेवल जो आपके पास है, ठीक है, ये क्या आपके पास लेवल लाइन है, ठीक है, ये लेवल सरफेस है। इस लेवल सरफेस के, ये लेवल सरफेस के किसी भी बिंदु से खींची गई रेखा आपकी लेवल सरफेस कहलाती है। क्लियर हो गया? लेवल समतल सतह के स्थित कोई भी सीधी रेखा, ठीक है, समतल सतह से कोई भी सीधी रेखा अगर आप खींच रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इस यहाँ से मान लीजिए खींच रहे हैं, तो ये आपकी क्या होगी? ये आपकी लेवल लाइन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? ठीक है, समतल सतह के किसी भी बिंदु से स्पर्श करती हुई जो तल मिलता है उसे ही हम हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि समतल सतह का क्षैतिज समतल कहलाता है। समतल सतह के किसी भी बिंदु से, देखिए ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है, ठीक है, तो स्पर्श करता हुआ जो तल मिलता है उसे क्षैतिज समतल कहा जाता है। अब इस क्षैतिज समतल से, इस क्षैतिज समतल में खींची गई कोई किसी भी बिंदु से खींची गई कोई सीधी रेखा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये क्या होती है? एमएसएल के समांतर होगी और साहुल के लंबवत होगी। अब आते हैं वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल किसे कहते हैं? समतल सतह के किसी भी बिंदु पे, ठीक है, लंबवत खींची गई, समतल सतह के किसी भी बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा आपका, ठीक है, ऊर्ध्वाधर प्लेन कहलाता है। ठीक है, यह साहुल रेखा के समांतर होता है। जो प्लम्बाम का ये सब लंब हो रहे थे, ये उसके समांतर होगा, अर्थात डायटम लाइन यानी कि मीन सी लेवल पर ये लंब होगा। वर्टिकल लाइन कहलाता है इस ऊर्ध्वाधर तल में, ठीक है, उस ऊर्ध्वाधर तल में खींची गई सीधी कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन कहलाएगी। ऊर्ध्वाधर कोण कैसे करते हैं? ये आपका ऊर्ध्वाधर समतल हो गया। ऊर्ध्वाधर समतल में दो रेखाओं के मध्य बनने वाले को हम ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। शर्त यह है कि इन, जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वाधर तल में दो तल है, ठीक है, ये आपका एंगल बन रहा है, तो शर्त यह है, ये दोनों ऊर्ध्वाधर है, शर्त यह है कि एक लाइन जो होगी आपकी क्षैतिज होगी और दूसरी इस पे ऊर्ध्वाधर होगी। फिर आता है डायटम सरफेस या डायटम लाइन, गृह तल। यह एक काल्पनिक रेखा होती है और इसी के संदर्भ में किसी भी बिंदु की ऊंचाई या गहराई का हम आकलन करते हैं। ठीक है, ये इसका मान कहाँ से लिया गया? जब हम यूनाइट थे, ठीक, एक थे, तो पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से लिया गया था, लेकिन जब हम अलग हो गए तो इसे मुंबई के समुद्री शोर से लिया गया था। वहाँ पे 19 साल 19 ईयर्स, ठीक है, 19 ईयर्स अध्ययन किया गया। समुद्र का जो लेवल था उस लेवल का एवरेजिंग करके इस मान को प्राप्त किया गया और इसीलिए इसे कहा जाता है आपको डेटम सरफेस या मीन सी लेवल कहा जाता है। आरएल क्या होता है? रिड्यूस लेवल क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो गृहीत तल है, इस गृहीत तल से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई, ये गृहीत तल है, इससे किसी बिंदु की ये गहराई या ऊंचाई, इस बिंदु से ऊंचाई या गहराई जानने का प्रयास आपका उस बिंदु का सम्मानित तल कहलाता है। ठीक है, ये गृहीत तल से ऊपर होता है और ये हमेशा आपका धनात्मक ले जाता है, लेकिन अगर ये नीचे होगा तो ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, गृहीत तल से किसी बिंदु की ऊंचाई या गहराई जानने का प्रयास आपका रिड्यूस लेवल यानी कि सम्मानित तल कहता है। जब ये, अगर ये डेटम लेवल है, इससे ऊपर है तो ये धनात्मक है, अगर इसके नीचे है तो ये ऋणात्मक लिया जाता है। अब आता है आपके पास बेंचमार्क, ठीक है, यानी कि तल चिन्ह किसे कहा जाता है। यहाँ पे तल चिन्ह के विषय हैं, ये आपके अस्थाई निशान होते हैं, ठीक है, जिनकी उच्चता या निम्नता ये जो हमारा डेटम सरफेस है उससे ली गई है, उसे कहते हैं हम बेंचमार्क। ऐसे अस्थाई निशान जिनकी उच्चता, ठीक है, किसी गृहीत तल जो हमारा डेटम सरफेस है उससे ली गई है, तो वो कहलाता है हमारा आपका बेंचमार्क। ये इसी के सापेक्ष, ठीक है, अन्य बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई का आकलन किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। जीटीएस बेंचमार्क यानी कि ग्रेड टेक्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क, पीबीएम का मतलब परमानेंट बेंचमार्क, टीबीएम का मतलब टेम्पोररी बेंचमार्क और एबीएम का मतलब आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। ये जीटीएस बेंचमार्क क्या है? ठीक है,
भारत की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है आपकी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी सर्वे के काम किए जाते हैं वो इसी के इंजीनियर्स द्वारा करने का प्रयास किया जाता है। तो ये भारत के सर्वे विभाग के इंजीनियरों द्वारा बड़ी शुद्धता से इन मापों को मुंबई के सी शोर से पूरे इंडिया में फैला दिया गया, ठीक है। इसीलिए इनकी संख्या कम है, ठीक है, और इन्हें अच्छे इंस्ट्रूमेंट से किया गया था, इसीलिए इन्हें ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ दूरियों पे, तो मुझे लगता है ऐसा कहीं नहीं दिया कहाँ है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी स्टेट होंगे उनकी कैपिटल्स में उन इंजीनियरों ने इनको स्थापित कर दिया होगा। अब दूसरा हो गया आपका पीबीएम, परमानेंट मेजर, ठीक है। चूंकि जीटीएस की संख्या ऑल इंडिया में काफ़ी कम है, कम इंजीनियर्स थे, कम इंस्ट्रूमेंट थे, तो उन्होंने इस जिले वो जो आपकी राजधानी रही होगी मोस्टली वहाँ या बड़े शहरों में उन्होंने छोड़ा होगा, कुछ ही निशान हो गए। तो पूरे इंडिया में देखा जाए तो इनके निशान कम हो गए। अब वहाँ से ला के किसी अन्य क्षेत्र में काम करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए प्रत्येक स्टेट के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग ने, ठीक है, उनको स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। यानी कि जो जीटीएस के इंजीनियर ने दिया था मार्क, उसको आधारित मानते हुए उन्होंने उसको उस शहर के, जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी में रहते हैं तो अगर लखनऊ था तो लखनऊ से हट के जितने भी शहर थे उन सभी शहरों में इन्हें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने इसको अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से स्थापित कर दिया गया, ठीक है। ये प्राय इन्होंने किया गया, इन लोगों ने इसको सरकारी बिल्डिंगों पे करने का प्रयास किया, ठीक है। यानी कि डीएम का बंगला हो, ठीक है, ब्लॉक का ऑफिस हो, या आपका सरकारी हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन का आपका प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, आपका फिर बस स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो, ब्लॉक ऑफिस का आपके पास हो, तो इन जगहों पे इन्होंने करने का प्रयास किया, ठीक है। कहीं कहीं जब ये भी नहीं मिला तो जो रेलवे लाइन है उनके किनारे, रेल ट्रैक के किनारे आपने देखा होगा पिलर लिखा होगा और उसमें MSL करके कुछ दिया होगा, ठीक है, तो वो चीज़ें करने का प्रयास किया। टेम्पोररी बेंचमार्क क्या होता है, यानी कि अस्थायी तर्जीम, कार्य दिन की समाप्ति तक जब पूरा नहीं हो पाता है या आप कार्य करने जाते हैं, किन्हीं कारणों से आपको कार्य को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और अगले दिन दोबारा आके उस कार्य को शुरू करना होता, तो इसके लिए पिछले दिन, ठीक है, जहाँ काम खत्म किए रहते हैं वहीं पे एक निशान छोड़ देते हैं, इस प्रकार से ताकि दोबारा आगे काम करना हम आसान रहे, ठीक है। तो वो निशानी हमारा टेम्पोररी बेंचमार्क यानी कि अस्थायी तर्जीम कहलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। जब कार्य दिन की समाप्ति के पास तक पूरा नहीं हो पाता या किसी कारणवश हम नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन के लिए उस कार्य को छोड़ना पड़ता है, तो अगले दिन वापस वहीं से कार्य शुरू करें। इसके लिए क्या करते हैं, पिछले दिन जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहीं पे एक बिंदु स्थापित कर देते हैं ताकि अगले दिन आके उसी बिंदु को हम मान के हम आगे कार्य को करना शुरू कर देते हैं। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क, स्वैच्छिक बेंचमार्क, ठीक है। अस्थानीय कार्यों या कम शुद्धता के कार्यों में हम स्वतः से जो उस क्षेत्र का ये MSL यानी कि बेंचमार्क मान लेते हैं, वही हमारा स्वैच्छिक बेंचमार्क कहलाता है। ये आपके 10 पॉइंट थे, अभी भी और भी पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स प्राय आपको पूछते रहते हैं बोर्ड में, तो पॉइंट्स अवश्य आप अपने दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेशन के 11वां पॉइंट आपके पास, स्टेशन किसे कहते हैं, ठीक है। आपने अभी तक चेन पढ़ा, कंपास पढ़ा, ठीक है, उनमें जहाँ इंस्ट्रूमेंट को आप स्थापित कर रहे थे उसे ही स्टेशन कर रहे थे, लेकिन लेवल की प्रक्रिया में, ठीक है, जहाँ पे आप स्टाफ यानी कि जहाँ पे आप गज रखते हैं, ठीक है, अगर आपने लेवल मशीन ये यहाँ खड़ा किया है तो ये आपका स्टेशन नहीं होगा। अगर आपने गज यहाँ खड़ा किया है या यहाँ खड़ा किया है, यहाँ खड़ा किया है, ठीक है, यहाँ खड़ा किया है, तो ये सभी 1 2 3 4 हैं, यानी कि जहाँ आपने स्टाफ गज को खड़ा किया हुआ है, ठीक है, वो सभी के सभी आपके स्टेशन कहलाते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। ये बोलेगा परीक्षण में स्टेशन किसे कहते हैं, वह बिंदु जहाँ पे गज रखा जाता है वो हमारा स्टेशन बिंदु कहलाता है। फिर आता है आपके पास एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, ठीक है, एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि ये आपको थियरलाई जब आप अगले साल फाइनल में आएंगे तब आपको जो तो है
यह एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। जो यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह आपकी बबल ट्यूब होती है, ठीक है। इस बबल ट्यूब में जो बबल होता है, ठीक है, वो आपको इस तरह से बना होता है, आपको दिखता है ऐसे, ठीक है, लेकिन वाकई में वो आपका कर्व के रूप में बनता है। तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होती है? वह सीधी रेखा, ठीक है, जो इसको स्पर्श करती हुई निकल जाती है आगे पीछे, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कहलाती है। क्लियर हो गया? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या कहलाती है? यह एक काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, जो दूरबीन के क्षैतिज तल से, ये आपकी एक काल्पनिक रेखा होती है जो दूरबीन में डाले गए बबल, बबल के वक्रता के शीर्षक को स्पर्श करती हुई निकलती है कि उच्चतम बिंदु को करती हुई, ये कहलाती है आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। क्लियर हो गया? एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या, ठीक है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या, हमने कहा कि बबल ट्यूब में जो बबल होता है, ठीक है, तो वक्रता के कारण एक शीर्षक बिंदु होता है, तो इसको स्पर्श करती हुई जो एक्सिस निकलती है, ठीक है, वही एक्सिस आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अगर आपको बबल ऐसे नहीं दिख रहा है, मान लीजिए आपको बबल ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे शीर्षक बिंदु होगा, तो इसको स्पर्श करती हुई जो रेखा होगी वो कहलाएगी आपकी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। अगला पॉइंट आपके पास है, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की अक्ष क्या होती है? तो सबसे पहले आप फिगर देखिए, दूरबीन में आपके पास सबसे पहले क्या होता है? आपके पास आई बेन होता है, ठीक है, और इस आई बेन के ठीक आगे आपका क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका आई पीस होता है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस होता है या ऑब्जेक्ट बेन होता है। यानी कि इससे देख के, इससे ये दूरबीन का हिस्सा है और इसके अंदर के और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन इसके सेंटर एवं ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की अक्ष रेखा कहलाती है। क्लियर हो गया? एक्सिस ऑफ बबल क्या है? बबल के उच्चस्थ बिंदु को, वक्रता के उच्चस्थ बिंदु को स्पर्श करती हुई रेखा एक्सिस ऑफ बबल कहलाती है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप दो चीज़ों को मिलकर, तीन चीज़ों को मिलकर बना होता है, ठीक है। एक आई पीस होता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक डायफ्राग्राम यानी कि बिम्पट होता है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो आई पीस के प्रकाशीय केंद्र एवं ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की अक्ष रेखा कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद से अगला पॉइंट आपके पास आता है लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। आपका अगला पॉइंट आता है आपके पास, ठीक है, लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन क्या कहलाता है, ठीक है, यानी कि आपकी अक्ष रेखा या दृश्य रेखा कहलाती है। ये आपका आई बेन हो गया, ठीक है। इस आई बेन के ठीक आगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी कहा कि एक डायफ्राग्राम बना होता है, ठीक है, ये डायफ्राग्राम, और इसके ठीक आगे आपका ऐसे ये आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव बेन, ठीक है, ये आई पीस हो गया, ठीक है, और ये आपका डायफ्राग्राम यानी कि आपका बिम्पट हो गया, ठीक है। बिम्पट की क्या स्थिति होती है? एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसमें इस तरह से आपके अंशांकन होते हैं, ठीक है। तो आई पीस के प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, या इसलिए ये जो बिम्पट का आपका जो बीच वाला जो बड़ा है, इससे होती हुई और ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जो लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि लक्ष्य तक जाती है, वह रेखा आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। चाहे आप ये कह सकते हैं कि आई पीस के प्रकाशीय केंद्र एवं बिम्पट के केंद्र से होती हुई गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो प्रकाशीय केंद्र से होकर ऑब्जेक्टिव तक यानी कि लक्ष्य तक पहुंचती है, ठीक है, वो आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाती है, ठीक है।
ये भी आपकी मूल रेखा कहलाती है। ये सभी की सभी जो भी आपके एक्सिस हैं ये सभी आपकी दूरबीन की आपकी मूल रेखाएं हैं, लेकिन ये काल्पनिक, ठीक है, ये रियल नहीं है। ये सभी की सभी आपकी इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि उपकरण ऊंचाई किसे कहा जाता है। ये आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उपकरण ऊंचाई किसे कहता है। दूरबीन की दृष्टि रेखा, ये मान लीजिए दूरबीन थी, ठीक है, इस दूरबीन की दृष्टि रेखा जो आपकी निकलती है, दृष्टि रेखा की मान लीजिए ये आपका MSL है, इससे जो ऊंचाई होती है, ठीक है, वही आपकी उपकरण की ऊंचाई कहलाती है। क्लियर हो गया। ये आप कैसे जानेंगे, ऊंचाई कैसे जानेंगे। मान लीजिए आपने ये उपकरण खड़ा किया, ठीक है, हाँ, ये आपको डेटम सरफेस दिया गया है, डेटम यानी कि नून तल आपको दिया गया। आपने उपकरण खड़ा किया है, ठीक है, तो उपकरण खड़ा के बाद एक आपने लाइन ऑफ साइड निकाला हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इस डेटम पे आपने गज को रखा और पाठ्यांक को पढ़ लिया, ठीक है। तो जब आप नून तल में इस पाठ्यांक को जोड़ देंगे तो आपको उपकरण की ऊंचाई मिल जाएगी, यानी कि दूरबीन की दृष्टि रेखा की गृहीत तल से ऊंचाई आपकी उपकरण ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ आप इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करेंगे तो वहाँ पे ये चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ज्ञात तल पे आपको गज रख के पाठ्यांक लेना होगा, ठीक है, और तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, आपका डेटम, ठीक है, कभी कभी हम इसको बेंचमार्क कहते हैं, बेंचमार्क प्लस आपका स्टाफ रीडिंग यानी कि गज पाठ्यांक, ठीक है, ये गृहीत तल या तल चिन्ह, ठीक है, प्लस आपका पाठ्यांक, गज पाठ्यांक, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ उसके संदर्भ तल में उपकरण की ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाएगी। अब आता है आपके पास बैक साइड किसे कहते हैं, पश्च दृष्टि किसे कहा जाता है। अब हमारे पास आता है, ठीक है, अगला पॉइंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास है 16, बैक साइड यानी कि पश्च दृष्टि किसे कहते हैं। बैक साइड यानी कि पश्च दृष्टि किसे कहा जाता है। लेवल उपकरण को स्थापित करने के बाद, किसी ज्ञात, मान लीजिए ये नून तल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपको 100 दिया गया, तो नून तल पे लिया गया गज पाठ्यांक आपका बैक साइड यानी कि पश्च दृष्टि कहलाता है। क्लियर हो गया, हाँ। लेवल उपकरण को स्थापित कर जब ज्ञात तल पर गज रख के पाठ्यांक पढ़ा जाता है तो वो पाठ्यांक हमारा BS यानी कि पश्च दृष्टि कहलाता है, ठीक है। और यह हमेशा, ठीक है, आपका धनात्मक होता है, क्योंकि, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जो गृहीत तल है यहाँ तल से कितना ऊपर है। ये जो आप ऊपर जा रहे हैं तो इससे ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ज्ञात तल से कितनी ऊपर होती है, ठीक है। ये आपका हमेशा गृहीत तल जो आपका बेंचमार्क है उसमें जोड़ा जाता है। फिर आपके पास आता है फोर साइट, ठीक है, यानी कि अग्र दृष्टि किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि अग्र दृष्टि किसे कहता है। उपकरण के स्थापन के बाद, ठीक है, उपकरण के स्थापन के बाद लाइन ऑफ साइट की सहायता से किसी अननोन तल पे, ये आपका क्या है, अननोन लेवल है आपके पास, ठीक है। ये क्या था, आपका नोन लेवल था। जब नोन लेवल पे आपने स्टाफ रख के पाठ्यांक लिया तो वो आपका BS हुआ, लेकिन जब आपने अननोन तल पे आपने स्टाफ पे रख के जो पाठ्यांक प्राप्त किया वो पाठ्यांक आपका फॉर साइड यानी कि अग्र दृष्टि कहलाता है, ठीक है। ये हमेशा आपका डायटम तल से नीचे होता है, ठीक है, और ये हमेशा आपका नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। यानी कि इस बिंदु का सम्मानित तल जानने के लिए आपको आर रिड्यूस लेवल बराबर आपके पास होगा उपकरण ऊंचाई माइनस स्टाफ रीडिंग, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या रहता है आपके पास, ठीक है। बैक साइड के लिए क्या था,
HI बराबर आपका क्या हो रहा था, आपको बेंचमार्क या डेटम, ठीक है, प्लस आपको स्टाफ रीडिंग, यानी कि नोन तल को ले रहे थे तो वो आपको बैक साइड कहलाता था। फॉर साइड ठीक है, किसी अननोन डिफरेंस यानी बैक साइड, जब किसी नोन तल पे गज को रख के पाठ्यांक पढ़ते हैं तो वो बैक साइड कहलाता है, लेकिन किसी जब अननोन तल पे यानी कि अज्ञात तल पे जब स्टाफ को रख के हम पाठ्यांक पढ़ते हैं तो उसे हम फॉर साइड कहते हैं। फॉर साइड हमेशा निगेटिव ले आता है और जो बैक साइड होता है ये हमारा हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अब आप इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, ठीक है, यानी कि मध्यावलोकन बिंदु क्या होते हैं, इंटरमीडिएट साइड यानी कि मध्यावलोकन बिंदु कौन से होते हैं, मध्यावलोकन बिंदु कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पश्च एवं ये आपका BS है जो आपने किसी नून तल पे लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका FS है, ठीक है, जो आपने अननोन तल पे लिया हुआ। इनके बीच में लिए गए बहुत सारे पाठ्यांक आपके इंटरमीडिएट यानी मध्य बिंदु कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अग्र और पश्च के बीच में, पश्च दृष्टि एवं अग्र दृष्टि के बीच में लिए गए तमाम सारे पाठ्यांक जो गज पे ले जाते हैं वे सभी के सभी हमारे इंटरमीडिएट साइड कहलाते हैं, यानी कि मध्यावलोकन बिंदु कहलाते हैं। और ये भी हमेशा उपकर्ण ऊंचाई में से घटा के इन बिंदुओं का उच्चता प्राप्त किया जाता है। फिर आपके पास आता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट यानी कि आपका परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं, परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई जगह है, ये आपने उपकरण को स्थापित हुए आपने लाइन ऑफ साइड निकाल लिया, ठीक है। आपने पहले नून तल पे आपने पाठ्यांक लिया, ठीक है, जो आपको BS हो गया, ठीक है। अब आप आगे सभी तलों पे लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इसके आगे आप नहीं देख सकते हैं, इसके आगे अगर आप गज रखें तो पाठ्यांक नहीं देख सकते, तो ये आपका FS होगा और ये सभी के सभी आपके इंटरमीडिएट साइड आपके होंगे, यानी कि पश्च होंगे। क्योंकि नोन तल और अननोन तल के बीच में दिए गए पाठ्यांक हैं, इन तलों को हमको जानना है, ठीक है। इसीलिए उपकरण ऊंचाई में, उपकरण ऊंचाई जाने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसको जोड़ते हैं यहाँ पहुँच जाते हैं, और इसमें से अगर इस पाठ्यांक घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें से अगर इस पाठ्यांक घटाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसी प्रकार यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, अब इसके बाद होता क्या है कि अब फिर हम इंस्ट्रूमेंट को कहीं आगे स्थापित करते हैं, ठीक है। स्थापित करने के बाद अब उपकरण को जितनी बार स्थापित करेंगे उतनी बार हमारा उपकरण ऊंचाई बदल जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी पे हम गज को रख के और पुनः हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए इसमें से ये मान लीजिए आपका था 100, ठीक है, ये मान लिया था 102, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 100 प्लस 1.2 बराबर 101.2, यानी कि ये आपके पास आ गया 101.2, ठीक है। मान लीजिए इसकी लाइन ऑफ साइड से ये आपको मिल गया 1.30 ये पाठ्यांक, ठीक है। तो अब इस तक पहुंचना है, तो इस तक पहुंचने के लिए क्या होगा, RL बराबर 101.20 माइनस 1.30, ठीक है। ये 0 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 12 में से 3 गया 9 और ये 100, हाँ, ठीक है। ये हो गया आपके पास 99, हाँ जी 99.9। तो अब यहाँ का तल क्या हो गया आपके पास, ये 100 था, अब इसकी तुलना में ये 99.9 हो गया, ठीक है। अब हमको वापस इस हाइट को जानना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इस पे पाठ्यांक पढ़ेंगे। अगर ये पाठ्यांक यहाँ तक 103 है तो ये निश्चित रूप से कम होगा, ये मान लीजिए आपके पास है 1.15, ठीक है। तो अब इस तक पहुँचना है, तो 99.9 और 1.15, तो 5 9 1 10 9 1 10 1 11 9 1 10,
यानी कि अब ये हो गया 101.05। अब देखिए यहाँ पे ये था 101.20 और यहाँ पे हो गया, जैसे ही हमने अपने उपकरण हटाया तो एक नया उपकरण ऊंचाई हमको मिल गया। ये हमारे पास क्या हो गई, न्यू एचआई हो गई, ठीक है, ये न्यू एचआई हो गई। अब ये होता क्या है, तो टर्निंग पॉइंट क्या था, वह बिंदु सर्वेक्षण के दौरान, वह बिंदु जहाँ पे फॉर साइड और बैक साइड यानी कि अग्र और पश्च हमारी सर्वे लाइन में, ठीक है, वह बिंदु जहाँ पे फार साइड और बैक साइड दोनों लिए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी फॉर साइड और बैक साइड, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, ठीक है, परिवर्तन बिंदु का है। मतलब वह बिंदु जहाँ पे अग्र और पश्च दोनों दृष्टि वाले पाठ्यांक पढ़ते कर जाके वो हमारे कहलाते हैं टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, ठीक है। अगर एक है तो सिर्फ एक है, अगर मान यहाँ दो है तो TP1 CP1 TP2 CP2, अगर तीसरा भी है आपके पास जहाँ पे FS और BS लिया गया है तो TP3 या CP3 ये कह रहा हम शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये था आपको परिवर्तन बिंदु, ठीक है। हमको लग रहा है ये टर्म्स आपको आप क्लियर हो जाएंगे। वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब आपके पास अगला टर्म है आपके पास वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वह तल जिसके सापेक्ष दूरबीन हमारी क्षैतिज में हमारी रोटेट करती रहती है, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर तल है। इस ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष ही हमारी जो दूरबीन होगी वो रोटेट है, वो काल्पनिक तल ऊर्ध्वाधर तल जिसके सापेक्ष, ठीक है, हमारी दूरबीन क्षैतिज में गति करती है। अब इसके बाद आता है आपके पास पैरेलैक्स यानी कि लंबन किसे कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, पैरेलैक्स लंबन किसे कहा जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। पैरेलैक्स क्या कहलाता है, लंबन, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाया हुआ फिगर जब हमारे इस डायफ्राम पे, ठीक है, आपको स्पष्ट नहीं दिखता है, ठीक है, या जब आई पीस के द्वारा ये दिखने वाला पाठ्यांक अस्पष्ट या हिलता हुआ नजर आता है तो उसे ही हम पैरेलैक्स यानी कि लंबन कहते हैं। जब ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमारे बिंबक के क्रॉस हेयर पे, जो क्रॉस हेयर है इस पे स्पष्ट नहीं दिखता है या हिलता हुआ नजर आता है, या जब आई पीस पे ये क्रॉस हेयर हमारे स्पष्ट नज़र नहीं आते हैं, तो इस तरह से जो हमारे पास समस्या आती है उस समस्या को हम पैरेलैक्स यानी कि लंबन कहते हैं। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबन क्या कहलाता है, जब ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ठीक है, हमारे बिंब पर यानी कि डायफ्राम के तल पे के क्रॉसहेयर पे, ठीक है, ये जो क्रॉसहेयर है इस पे स्पष्ट नजर नहीं आता या हिलता हुआ नजर आता है, अथवा आँख के इधर उधर करने पे जो हमारा ये पाठ्यांक है ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है पाठ्यांक और स्पष्ट या हिलता हुआ नजर आता है तो उसे हम पैरेलैक्स यानी कि लंबन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे इसे कैसे निराश करेंगे। इसे निराश करने के लिए दो तरीके हमारे पास हैं। एक बाइफोक्शन ऑफ आई पीस, बाइफोक्शन ऑफ आई पीस, ठीक है, यानी कि आई पीस को समायोजित करते हैं, और दूसरा बाइफोक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इन दो चीज़ों को करते हैं तब जाके हमारी ये समस्या समाधान हो जाती है। अब आपके पास आता है मेथड्स ऑफ लेवलिंग, मेथड्स ऑफ लेवलिंग, ठीक है, यानी कि तलेक्षण की कितनी विधियां हैं, ठीक है। तो उच्चता जानने के लिए, किसी बिंदु की उच्चता जानने के लिए हमारे पास 4 विधियां हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बैरोमीट्रिक मेथड या बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है, इसे कहते हैं वायु दाब मापी, वायु दाब मापी द्वारा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है
बाई हाइप्सोमीटर, ठीक है, हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग, यानी ये हम कहते हैं हाइप्सोमीटर द्वारा। तीसरा हमारे पास है, ठीक है, इनडायरेक्ट आर, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है, ये होता है। और चौथा हमारे पास है डायरेक्ट आर, स्प्लिट लेवलिंग, ठीक है। इसी को हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें बैरोमेट्रिक लेवलिंग, यानी कि वायु दाब मापी द्वारा। इसमें हम जो बिंदु होते हैं उन बिंदु तलों पे हम क्या करते हैं, वायु दाब मापी यंत्र को रख कर समान समय में, ठीक है, उस समय उसमें क्या वायु दाब होता है उसका अंतर जानने के बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को बताते हैं, ठीक है। क्योंकि जो तलों का अंतर होता है उसके समानुपाती उसकी ऊंचाई होगी। क्लियर होगा? बिंदुओं के तलों की ऊंचाई वायु दाब मापी यंत्र द्वारा करते हैं, ठीक है। इसमें करते हैं इस लेक्चर में दो बिंदुओं की ऊंचाई का अंतर उन बिंदुओं पे एक समय में लिए गए वायु दाब माप के अंतर के समानुपाती होता है, ठीक है। चूँकि दिन भर में वायुमंडल का ताप, जो दाब होता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो बदलता रहता है, इसलिए यह परिशुद्ध विधि नहीं होती है। क्लियर हो गया ना? इसमें क्या करते हैं, इसमें वायुदाबी यंत्र को लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं पर रख के समान समय में, ठीक है, उस समय वहाँ पे हम वायुदाब नापते हैं। उन वायुदाब में का जो अंतर होगा उसी के समानुपाती इन दोनों लेवल का अंतर होगा। दूसरा हमारे पास हाइप्सोमीटर मतलब पानी को उबालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, उनको दो बिंदुओं पर रखा जाता है, ठीक है। और उन बिंदुओं पर रखने के बाद पानी के उबलने के समय का वायुदाब, बिंदु ए पे पानी उबला, ठीक है, उस किसी तापमान मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय वायुदाब क्या था वो नोट किए। बी बिंदु पे गए, पानी को उबाले और उस समय यहाँ पे वायुदाब आपके पास क्या था, मान लीजिए आ गया आपका 30, ठीक है। तो 40 और 30 का जो अंतर होगा वही ए और बी बिंदुओं का अंतर आपको बताएगा। ये कहलाता है हमारा वायुदाब मापी, ये हाइप्सोमीटर। अब इसके बाद है इनडायरेक्ट या ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ठीक है। इस कलेक्शन में बिंदुओं की उच्चता की गणना उनके बीच, ये आपका मान लीजिए वो है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट खड़ा किया था, तो इस विधि द्वारा इन बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी एवं ऊर्ध्वाधर दूरी की गणना, ठीक है, इनके द्वारा आप बने गए थीटा के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। यानी कि उच्चता की गणना, ठीक है, उस क्षेत्र में मापे गए ऊर्ध्वाधर कोण और क्षैतिज दूरी से आप करते हैं, ठीक है। इसी का परिष्कृत रूप यानी कि प्रिसाइज रूप आपका स्टेडिया मेथड है, ठीक है। इस स्टेडिया मेथड में क्या होता है, आपको क्षैतिज दूरी और ऊर्ध्वाधर दूरी मापने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको सिर्फ आपको कुछ चीज़ जान जाते हैं उसकी सहायता से आप मानते हैं। कहता क्या है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये कोई जगह हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास क्षैतिज दूरी डी है, ठीक है। यहाँ से हमने लाइन ऑफ साइट निकाल लिया है, ठीक है, यानी कि ये हमारी उपकरण की ऊंचाई हो गई। अब देखिए इस विधि में क्या करते हैं, हमारा जो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, अब इस दूरबीन को हम घुमा के यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइन ऑफ साइट ये यहाँ पे जाके कस करती है। तो ये हमारे क्रॉस हेयर ऐसे बने होते हैं, तो ऊपर वाला क्रॉस हेयर ऊपर काटेगा, नीचे वाला क्रॉस हेयर नीचे काटेगा, ठीक है। और ये एंगल हमारा हो जाता है थीटा, और ये दूरी हमारी हो जाती है ऊंचाई H1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारी हो जाती है S2, ठीक है। और ये कंप्लीट ऊंचाई हमारी हो जाती है H। अब इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे करते क्या है, यहाँ फार्मूला आता है D = K1S cos स्क्वायर थीटा प्लस K2 cos थीटा। यहाँ ये K1 क्या है, मल्टीप्लाइंग कॉन्सेप्ट है, K2 आपका एडिटिव कॉन्सेप्ट है। कि इसमें लेंस जो लगाते हैं वो क्रोमेटिक लेंस लगाते हैं। क्रोमेटिक लेंस की वजह से K1 का मान 100 होता है और K2 का मान आपका 0 हो जाता है। तो फार्मूला समझ जाता है 100S cos स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा यहाँ से आ गया, ये यस क्या है,
यस जो है ये बॉटम क्रॉस हेयर और टॉप, जैसे हमने बताया आपको, ठीक है, कि बड़ा होता है और दो ऊपर वाले समान है, तो नीचे वाले क्रॉस हेयर और ऊपर वाले का अंतर आपका यस होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान आ जाता है, तो ये आपके पास H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा, H1 इक्वल टू डी टेन थीटा। यहाँ से H1 का मान मिल जाता है, मान लीजिए ये D आपके पास था 2 आया था और यहाँ पे आ गया आपके पास 4, ठीक है। तो H बराबर आपके पास क्या होगा, H1 प्लस H2, H1 आपके पास 4 है, ये H2 मान लीजिए 1.5 मीटर, जो आप टेप के साथ आप नाप लेंगे तो 1.5, तो दैट इज 5.5 मीटर। यानी कि आपने ना तो क्षैतिज दूरी का मापन किया ना ऊर्ध्वाधर दूरी का मापन किया, ठीक है, सिर्फ आपने एंगल निकाला और इस जो क्रॉस हेयर थे उनका अंतर देखते हुए आपने कर लिया, तो ये कहलाता हमारा इनडायरेक्ट लेवलिंग। अब चौथा और लास्ट, जिसे हम डायरेक्ट या स्पीड लेवल करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, अपने दूरबीन की सहायता से एक क्षैतिज रेखा स्थापित करते हैं, ठीक है। अब तलों का अंतर जानने के लिए इस क्षैतिज रेखा से, ठीक है, उन तलों की ऊर्ध्वाधर दूरियों को नापते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये दूरबीन खड़ा किया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक क्षैतिज रेखा तैयार कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ए बिंदु ये है और बी आपके पास है, आपने क्या किया, इन पे गज रखा और गज रख के इन पाठ्यांकों को पढ़ लिया। आपने सबसे पहले क्या किया, एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा आपने तैयार किया, ठीक है। अब ए और बी के तलों का अंतर जानना है, तो इस अंतर को जानने के लिए आपने ए और बी पे क्रमशः क्या किया, आपने स्टाफ यानी कि गज को रखा और यहाँ से इसके कटान में से यहाँ पाठ्यांक पढ़ लिया। मान लीजिए ये आ गया आपका 1.5 और ये आपके पास आ गया 1.350, ठीक है। तो तलों का अंतर क्या हो गया है, 1.550 माइनस 1.350, 0 0 2, ठीक है, आपका 0, यानी ए बी से या तो 0.2 मीटर नीचे है या बी ए से 0.2 मीटर आपका ऊपर है, इस स्तर है। इसको जानने के लिए, डायरेक्ट लेवलिंग को करने के लिए, ठीक है, हमने कहा कि क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा तैयार करते हैं। उस क्षैतिज रेखा की सहायता से आप उन दोनों बिंदुओं पर जिनका तलों का अंतर जानना होता है उन पे गज रखते हैं, गज पाठ्यांक रखते हैं, और गज पाठ्यांक का अंतर ही बताता है उन बिंदुओं के तलों का अंतर क्या होगा। यहाँ दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक आपके पास लेवल मशीन की जरूरत पड़ती है और दूसरा आपको लेवलिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। एक यानी लेवलिंग मशीन की, लेवल उपकरण की, और दूसरा आपको लेवलिंग स्टाफ की। ये लेवल मशीन क्या होता है, ठीक है। लेवल मशीन में सबसे पहले आपके पास एक दूरबीन होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास कुछ यूं बनावट होती है आपको, ठीक है। ये आपका आई पीस होता है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये आपका डायाफ्राम आपके पास होता है, यानी कि बिम्पट। बिम्पट क्या होता है, पीतल की एक रिंग होती है, इस रिंग में, ठीक है, आपके पास ये वायर्स पड़े होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्टेडिया वायर्स कहते हैं, ये होता है, ठीक है। अब इस लेवल मशीन को स्थापित, इस लेवल मशीन में, ठीक है, यहाँ पे आपको लेवल ट्यूब होती है, ठीक है, लेवल ट्यूब होती है, फिर इसको टिकाया जाता है, ये आपको, ठीक है, क्या किया जाता है, टिकाया जाता है किसी चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके फुट स्क्रूज होते हैं, तो ये आपका लेवलिंग हेड होता है, लेवलिंग हेड होता है, और यहाँ पे 3 टांगों का बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम ट्राइपॉड कहते हैं। यानी कि एक लेवल में क्या होता है आपके पास, लेवल जो मशीन होती है, ठीक है, इसमें आपके पास एक टेलीस्कोप यानी कि आपको दूरबीन होती है, ठीक है। दूसरा लेवल में आपका लेवल ट्यूब, ठीक है, या आपको इसको कह सकते हैं बबल ट्यूब, ठीक है। तीसरा आपको लेवलिंग हेड, ठीक है, और चौथा आपके पास ट्राइपॉड। ये आपके पास 4 चीज़ें होती हैं जो इसमें ज़रूरत पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे दूरबीन का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये जो टेलीस्कोप होता है
इसी की सहायता से हम लाइन ऑफ साइट यानी कि दृश्य रेखा हम तैयार करते हैं। टेलीस्कोप का काम क्या है? लेवल मशीन है। अब उस लेवल मशीन में ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपकी टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन। दूरबीन का उद्देश्य होता है कि आई पीस, बिम्पट के केंद्र और ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाली रेखा को तैयार करना है, यानी कि आपका दृश्य रेखा आप तैयार करते हैं, ठीक है। लेवल ट्यूब क्या करते हैं? लेवल ट्यूब आपका एक ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है, सर्कुलर। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर आप कोई हल्का दो एल्कोहल इथर भरते हैं और उसमें हवा का एक बुलबुला डाल के इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये बबल ट्यूब हमेशा ये बुलबुला मध्य में रहे, ठीक है, ठीक है, ताकि जब ये बबल मध्य में रहेगा तभी हमारी दूरबीन जो दृश्य रेखा है वो हमारी क्षैतिज होगी। क्लियर हो गया लेवल ट्यूब क्या है? इसकी लेवल ट्यूब की सहायता से दूरबीन की जो क्षैतिज रेखा है इसको स्थापित किया जाता है। फिर हमारे पास आता है लेवलिंग हेड, यानी कि आपका समतलन हेड किसे कहलाता है, ठीक है। अब करते क्या है, ये बबल ट्यूब, ठीक है, जब तक आपका सेंटर में नहीं आएगा तब तक आपकी दृश्य रेखा सही नहीं होगी। दृश्य रेखा जब तक सही नहीं होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेवल ट्यूब के बबल को मध्य में लाना पड़ेगा। इस बबल को मध्य के लाने के लिए इस मशीन को, ठीक है, हम एक हेड पे, लेवलिंग हेड आपकी 2 प्लेटों को मिलकर बनी होती है। अपर प्लेट को हम ट्राई ब्रांच बोलते हैं, ये आपकी ट्राई ब्रांच होती है, ठीक है, और ये आपकी ट्राई बैट होती है। 2 प्लेटें होती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इनके अंदर 3 या 4 की संख्या में फुट स्क्रूज होते हैं, पाद पेच होते हैं, ठीक है। ये पूरा ये 2 प्लेट और पेचों को मिला के बनी हुई संरचना, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इसे ट्राईपाड पे टिकाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कट के निशान होते हैं जो ट्राईपाड पे आपको फिक्स होते हैं, ठीक है। इनकी सहायता से लेवल ट्यूब के बबल को मध्य में लाया जाता है। जैसे ही इसकी सहायता से, इस फुट स्क्रू की सहायता से बबल मध्य में आएगा तो हमारी दूरबीन की जो अक्ष होगी वो हमारी सीधी हो जाएगी, ठीक है। ट्राईपाड क्या होता है, ठीक है, ये 3 टांगों का बना हुआ आपका एक घटक होता है, ठीक है, जो ऊपर आपको एक प्लेट से जुड़ा होता है, यानी कि इस हेड से एक लोहे के प्लेट ऊपर से जुड़ा होता है। ये टांगे ऊपर की तरफ चौड़ी होती चली जाती हैं और नीचे की तरफ पतली होती चली जाती हैं, ठीक है। ये आपकी धंसे ना खिसके ना, इसके लिए इनके अंदर लोहे के पादप आयरन शूज पहना दिए जाते हैं। तो ये था आपका लेवल, ठीक है। अब लेवलिंग स्टाफ जिस पे गज रख के आप पढ़ने का प्रयास करते हैं।